नमस्ते मित्रों, आज हम इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में या किसी भी भाषा में जो वर्ण होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको उच्चारण करने का एक विशिष्ट स्थान होता है, एक निश्चित जगह होती है। यदि वह जगह विकृत है, यदि वे उस जगह में किसी प्रकार का विकार है, तो हमें उन वर्णों को जो उन स्थानों से बोले जाते हैं, बोलने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, इसको जानने के लिए हमें इस विषय को यहाँ पर समझना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको कंठ के बारे में बताया गया है। कंठ स्थान जो है, ये किन वर्णों के लिए उच्चारण का स्थान है। देखिए, इसे बताया गया अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, विसर्ग। ये जो स्थान हैं, ये सारे जो वर्ण हैं, ये सारे वर्णों के लिए उच्चारण स्थान कंठ है। यानी इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ की ओर अधिक जोर लेती है। मतलब देखिए मित्रों, जो उच्चारण स्थान होता है उसमें जिह्वा का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। जिह्वा मतलब जीभ, मतलब जबान। जबान का महत्व सबसे अधिक होता है। जब हम कुछ बोलते हैं, किसी वर्ण को बोलते हैं, तो हमारी जबान, हमारी जिह्वा जिस तरफ जाती है या जिस भाग को स्पर्श करती है या जिस भाग में कंपन होता है, वो ही हमारा उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कंठ है, किन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारे कंठ में सबसे ज़्यादा कंपन होता है और हमारी ज़बान जो है बिल्कुल स्थिर हो जाती है। लगता है मानो ज़बान जो कंठ की ओर खिसक रही है। ज़बान कहीं मुख के किसी भी अन्य भाग को नहीं छू रही है, अपनी जगह पर स्थिर हो गई है और चाहती है कि वो कंठ की ओर चली जाए, और उसी समय कंठ में भी हमारे कंपन होने लगता है। आप बोलकर देख सकते हैं कि जब हम अ को बोलेंगे तो आपका गले में कंपन होगा अ, आ। इसके बाद क, ख, ग, घ, ङ, फिर ह हल वाला जो हम बोलते हैं वो ह, और विसर्ग। इन विसर्ग का उच्चारण भी ह होता है, इसलिए ये सारे वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। इसी प्रकार मतलब इसको दो भागों में विभाजित कर लें कि स्वरों में से कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, तो अ और आ वर्ण जो स्वर हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, और जो बचे हुए जो व्यंजन वर्ण हैं, ये क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, ये सब जो वर्ण हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद हम तालु स्थान क्या होता है, पहले इसको समझें। तालु मतलब हमारा जो मुख है, मुख में हमारी जबान के ऊपर और जबान के नीचे, यानी हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं उसके पीछे वाला भाग और नीचे वाले दांत के पीछे वाला भाग, ये जो दो स्थान हैं, इनकी संज्ञा है कि जो पीछे वाले दांत हैं जो नीचे वाले दांत हैं उनके पीछे वाला भाग कहलाता है तालु। उसको हम क्या कहते हैं? तालु। और जो हमारे जबान के ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं मूर्धा। तो जब हमारी जबान नीचे वाले दांत के पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है, तो वो स्थान जो है तालु स्थान कहलाता है। और जिन वर्णों को उस स्थान से बोला जाता है, उन वर्णों के लिए वो ही उच्चारण स्थान होता है। जैसे अब इसमें बताया गया है
कि ई स्वरों में से ई और ई जो है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये दोनों जो हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और व्यंजनों में च, छ, ज, झ, य और श, इन सबको आप उच्चारण करेंगे तो जबान देखिए कि हाँ नीचे वाले दांत के पीछे वाले भाग पर स्पर्श करती है। जैसे च, छ, ज, झ, य, श, तो ये इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो री ऋषि वाला जो है, और ये इसका दीर्घ ह्रस्व री और दीर्घ री, स्वरों में से ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, री। यदि आपकी जबान ऊपर वाले दांत के पीछे वाले भाग में स्पर्श करती है उच्चारण करते समय, तब आप री ऋषि वाला बोल पाएंगे, री, री। और व्यंजन वर्णों में ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, ये जो व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो इनको ट आप तभी बोल पाएंगे जब आपकी जबान ऊपर वाले दांत के पीछे वाले भाग पर स्पर्श करती है। पीछे वाले दांतों के पीछे वाले भाग से मेरा अभिप्राय हमारे मुख का भाग है, दांत नहीं, दांत के पीछे वाला ऊपर का हिस्सा और दांत के पीछे वाला नीचे का हिस्सा, इस तरह से समझेंगे इसको। तो ये आपका मूर्धा स्थान हुआ। अब हम दंत स्थान को समझते हैं कि दंत यानी दांत। दांतों की आवश्यकता किन वर्णों को बोलने की है? यदि हमारे पास दांत ना हो तो हमें कौन से वर्ण बोलने में दिक्कत महसूस होगी? उसके लिए बताया गया है कि री, स्वरों में तो री अगर आपके दांत नहीं है तो आप री बोलने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। इसी प्रकार व्यंजन वर्णों में त, थ, द, ध, न, ल और स, इन वर्णों को बोलेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी। यदि आपके पूरे दांत हैं, आगे के दांत मुख्य रूप से यदि हैं, तो आप इन वर्णों को आसानी से बोल सकते हैं। आप अनुभव भी कर सकते हैं, ये वर्ण जब आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा आपके दांतों को स्पर्श करती है। इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। होंठ भी उच्चारण स्थान होते हैं। होंठ भी उच्चारण स्थान होते हैं का तात्पर्य है कि इसमें होंठों में विकार आता ही, होंठ मुड़ते ही हैं। होंठों को मोड़े बिना इन वर्णों को आप बोल नहीं सकते। होंठों का अभ्यास इसमें आवश्यक है, होंठों का व्यायाम इसमें आवश्यक है। देखिए कौन से वर्ण हैं? स्वरों में से तो हैं ऊ और ऊ। जब ऊ बोलते हैं तो देखिए आपके होंठ सिकुड़ जाते हैं। और जब देखिए व्यंजनों में प, फ, ब, भ, म, ये जब आप बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं और जिह्वा होंठों की ओर आने का प्रयत्न करती है। तो इन वर्णों के उच्चारण में होंठों का, ओष्ठ का महत्व है, ओष्ठ की आवश्यकता होती है, इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। इसके बाद में है नासिका। नाक भी हमें कई वर्णों के उच्चारण में सहयोग करती है। जैसे ये जो हर वर्ग का पंचम वर्ण है ङ, य, ण, न, म, यानी ये जो पांचों वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान नाक भी होता है। यानी ग जो है ये ङ है, ये क वर्ग का है, क वर्ग यानी ये वाला, इसमें पांचवा वर्ण है ये, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार जो य है इसका उच्चारण स्थान ये देखिए य, इसका उच्चारण स्थान तालु भी है और इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। इसके बाद ऋणा को देखिए, ऋणा का उच्चारण स्थान यहाँ देखिए मूर्धा भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार न का उच्चारण स्थान ये दंत भी है और नासिका भी है। और इसी प्रकार म का उच्चारण स्थान ये यहाँ ओष्ठ भी है और नासिका भी है। यानी इन पांचों वर्णों को
कभी कभी शुद्ध रूप से बोलने के लिए, कभी कभी क्या प्रायः जब हमको शुद्ध रूप से बोलना है तो हमें नासिका का सहयोग लेना ही पड़ता है। जैसे ञ, ञ, ण, न, म, तो इसमें जो ध्वनि होती है वो नाक से भी बाहर की ओर निकलती है, तो इसलिए इनको नासिक के वर्ण भी हम कहते हैं। इसके बाद जो वर्ण आते हैं उनमें ये कंठ तालु यानी दो दो जो हमारे अंग हैं मुख के, वो इनके उच्चारण स्थान हैं। जैसे देखिए ए और ऐ, ये छोटा ए है, ये बड़ा ए है, यानी ह्रस्व ए है और दीर्घ ए है। इनके दो स्थान है, कंठ और तालु। इनके दो कंठ स्थान, दो उच्चारण स्थान क्यों हैं? क्योंकि ये स्वर अ और ई इन वर्णों के संयोग से बने हैं। क्योंकि ए जो बना है वह अ जमा ई, इन दोनों, यानी यहाँ पे देखिए आप अ और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। ए तो ह्रस्व होता है, इसी का दीर्घ ये होता है, तो इन दोनों वर्णों के संयोग से ए वर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए अब अ वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ, जो हमने आपको यहाँ बताया, और ई का उच्चारण स्थान हो गया आपका तालु, यानी कंठ और तालु। एक वर्ण यानी अ का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो यानी दोनों यदि मिल गए तो जो वर्ण बनेगा तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु। इसी प्रकार अगला जो वर्ण है ओ वर्ण है, ओ और औ, ये दोनों वर्ण जो हैं इनका, ये भी दो वर्णों से मिलकर बने हैं, अ और ऊ से मिलकर बना है ओ। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए ये जो इन दोनों से मिलकर बना ओ, उसका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ, ये दोनों मिल कर के होंगे। और जो दीर्घ औ है उसका उच्चारण स्थान भी ये कंठोष्ठ होगा। इसके बाद देखिए व जो है यहाँ पर ये वर्ण, वकील वाला जिसको हम कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब दांत भी और होंठ भी। दांत और होंठों की सहायता के बिना हम नहीं बोल सकते। यदि कुछ लोग वकील को वकील बोल देते हैं, जैसे ये ब बोल देते हैं, उन्होंने क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उन्होंने दांतों का सहारा नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ होंठों का सहारा लिया। जो व्यक्ति होंठ और दांत दोनों का सहारा लेकर बोलेगा वही इस व को बोल पाता है, अन्यथा वह ब बोलता है। तो इस प्रकार ये वर्णों के उच्चारण स्थान है, और इसी को हम एक सरल तालिका के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ आपके सामने ये तालिका प्रस्तुत है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है, पहले वर्ण दिए गए हैं, पहले स्थान दिया गया है किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, उसके बाद जो स्वर हैं, स्वरों में से कौन से स्वर हैं, व्यंजन में से कौन से व्यंजन है जिनका उच्चारण स्थान यह है, और उनकी संज्ञा क्या है, अंतस्थ संज्ञा, ऊष्म संज्ञा इत्यादि संज्ञाएं बताई गई है, और उन उच्चारण स्थान की वजह से उनको क्या नाम दिया गया है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे देखिए सबसे पहले कंठ स्थान को लिया गया है। कंठ स्थान में बोले जाने वाले स्वरों में देखा जाए तो केवल अ और आ ऐसे हैं जिनको कंठ से बोला जाता है, और व्यंजन में क ख ग घ ङ इनको बोला जाता है। अंतस्थ वर्णों में से कोई नहीं है। ऊष्म वर्णों में ह है जिसको कंठ से बोला जाता है, इसलिए ये सारे वर्ण कंठ नाम से भी जाने जाते हैं। अगला उच्चारण स्थान तालु है। स्वरों में से ई और व्यंजन में से च छ ज झ ञ, अंतस्थ वर्णों में से य है और ऊष्म वर्णों में से श, और इसलिए ये सारे वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसी प्रकार मूर्धा स्थान, जो हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे वाला स्थान होता है, उनसे उच्चारण करने वाले स्वर हैं री और री,
और व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ण। अंतस्थ वर्ण है य, र और ऊष्म वर्ण है श। और इनका नाम उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद है अगला उच्चारण स्थान दंत। दांतों से उच्चारण किए जाने वाला वर्ण ऋ, जो स्वर है, और व्यंजनों में त, थ, द, ध, न है। अंतस्थ वर्णों में ल आता है, जो दांतों से उच्चारण किया जाता है, और ऊष्म वर्णों में स है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार ओष्ठ से उच्चारण करने वाले उ और ऊ स्वरों में, व्यंजन में प, प, ब, ब, म, अंतस्थ में कोई नहीं है, ऊष्म में कोई नहीं है, इसलिए इनका नाम ओष्ठ्य है। इसी प्रकार कंठ और तालु यानी दो स्थानों से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो हैं ए और ऐ, और व्यंजन में कोई नहीं, अंतस्थ में कोई नहीं, ऊष्म में कोई नहीं, और इनका जो उच्चारण के आधार पर नाम है कंठ तालव्य है। इसी प्रकार ओ और औ का कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान है, और इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। इसके बाद दंतोष्ठ जो है व को का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, इनको दंतोष्ठ कहा जाता है। और व्यंजनों में ङ, य, ण, न, म, ये जो व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। नासिका ही है ऐसा नहीं है, नासिका भी है, इसलिए इनको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। अब इसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, बड़े सरल से प्रश्न हैं। देखिए, इनमें आपको बताया गया है कि उपरोक्त तालिका का अध्ययन करके उचित वर्ण चुनकर रिक्त स्थान भरें। देखिए, कंठ स्थान से बोले जाने वाले वर्ण अ, आ, क, ख, तो क्या मिस हो रहा है यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ भी बता सकते हैं, दो वर्ण आपको बताने हैं। दांतों से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण कौन से हैं, तो यहाँ आप ऊपर की तालिका देखेंगे तो इन वर्णों का पता कर सकते हैं। इसी प्रकार ये सारे आप बता सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया नासिक के वर्णों से संबंधित उच्चारण स्थान का रिक्त स्थान भरें। जो नासिक के वर्ण होते हैं मित्रों, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे बताया गया है ङ का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य और जो है नासिका और कंठ। और य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको एक उच्चारण स्थान तालु दिया गया, दूसरा आपको बताना है। ण, न, म, इनका एक एक उच्चारण स्थान दिया गया है, दूसरा आपको बताना है। इस तालिका को देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़े आसान से प्रश्न हैं, इनमें कहीं कोई कठिनता आपको नहीं होनी चाहिए। वीडियो में कहीं भी आपको कुछ कठिनाई महसूस होती है, कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।